में आ जाइए मिसलेनियस प्रोविजन में, लास्ट चैप्टर अंडर जीएसटी। आ जाइए मिसलेनियस प्रोविजन में एवरीवन, जल्दी जल्दी मिसलेनियस प्रोविजन में आ जाइए। मिसलेनियस प्रोविजन सर कैसा चैप्टर है? सी ग्रेडेड चैप्टर है, एग्जाम में जनरली नहीं पूछते, फिर भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लें, बड़ा मजा आ जाएगा, इसलिए फटाफट कर लेते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन का जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसके साथ मैंने क्या किया है, जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस भी मैंने यहां डाल दिए हैं। तो बेसिकली जो जो सेक्शंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, अलोंग विद दो सेक्शन, जो जो क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जा, इस चैप्टर से उन सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने यहां डाल दिया, प्लस आंसर भी यहां राइट साइड में डाल दिया। तो मजा ही मजा है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 145 बोलता है एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स फैसिमाइल कॉपी, फैसिमाइल कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंप्यूटर प्रिंटआउट्स एज डॉक्यूमेंट एंड एविडेंसेस। What are the document and evidences deemed to be document and evidences for the purpose of proceeding? समझ लीजिए आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा था और एक जेरोक्स कॉपी था जिसमें कुछ इनवॉइसेस वगैरह का डिटेल्स था, जेरोक्स कॉपी था, फैसिमाइल कॉपी था, कोई एक छोटा सा फिल्म था, माइक्रो फिल्म था, और आप बोल रहे हो कि सर इसको एविडेंस की तरह एडमिट नहीं किया जा सकता, ये तो जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी थोड़ी है। गवर्नमेंट बोलता है बेटा a microfilm of a document or reproduction of image, facsimile copy, xerox copy, a statement in a document and including a printed material produced by a computer, any information stored electronically, आपके मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन है, आपके आईपैड में कोई इंफॉर्मेशन मिल गया, आपके हार्ड डिस्क में कोई इंफॉर्मेशन मिल गया, कोई प्रिंट आउट आपके डस्टबिन में मिल गया, in any device or media including hard copies made of such information। समझ लीजिए कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट था जिसका प्रिंट आउट लिया हुआ है, it shall be deemed to be document for the purpose of this act and the rules made thereunder and shall be admissible in any proceeding। अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हो रहा है, ये बोल रहा है अगर कोई माइक्रो फिल्म है, कोई आपका फैसिमाइल कॉपी, कोई भी जेरोक्स कॉपी है, कोई स्टेटमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है जो कोई डिवाइस, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर कहीं भी है, या फिर उसी इंफॉर्मेशन का प्रिंट आउट निकाला हुआ है हार्ड कॉपी में, जो भी है वो आपके अगेंस्ट एज एन एविडेंस इन एन प्रोसीडिंग यूज किया जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो जेरोक्स कॉपी है, नहीं बाबा, उसको एडमिट किया जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 145। सेक्शन नंबर 145 प्रॉपर ऑफिसर को पूरा अनुमति देता है कि वो जेरोक्स कॉपी, फैसिमाइल फ्लेम, कोई भी स्टेटमेंट को एज ए आपके यहां पे वो आए, आपके यहां पे आके इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए, उनको आपके अगेंस्ट इन ए प्रोसीडिंग यूज किया जा सकता है, वो एविडेंस है। नेक्स्ट, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। हाउ शैल द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग बी डिटरमाइंड? सर जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग क्या होता है? आपने एक बंदे से परचेज किया, अब वो बंदा कैसा है आपको कैसे पता चलेगा? आपने जो उसको जीएसटी दिया वो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा या नहीं देगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग देंगे। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग क्या होता है? अगर एक बंदा फुल कंप्लायंट है अंडर जीएसटी, रिटर्न्स वगैरह टाइम पे लगाता है, जीएसटी वगैरह टाइम पे फाइल करता है, तो सर उस बंदे को 5 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। अगर कोई बंदा 5 स्टार रेटेड है तो हमेशा आप उसी बंदे से परचेज करोगे ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, कि रिटर्न टाइम पे फाइल करता है नहीं करता है, पेमेंट्स वगैरह टाइम पे करता है नहीं करता है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे एंड बेस्ड ऑन पैरामीटर हर एक व्यक्ति को जो भी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग दिया जाएगा। अगर एक बंदे का कंप्लायंस रेटिंग अच्छा है तो आप उससे परचेज करना चाहोगे, अगर एक बंदे का कंप्लायंस रेटिंग अच्छा नहीं है तो लोग उससे परचेज नहीं करना चाहेंगे, तो वो और उत्साहित होगा कि सर अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो रेटिंग खराब रहेगा, रेटिंग खराब रहेगा तो लोग मेरे से खरीदेगा नहीं। इसीलिए जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग का प्रोविजन जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी, अभी तक नहीं है ये लेकिन आने वाला है, मे बी असाइंड ए जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन हिज कंप्लायंस अंडर द एक्ट। द जीएसटी कंप्लायंस विल बी रेटिंग स्कोर विल बी डिटरमाइंड ऑन ए स्केल ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स प्रेस्क्राइब रहेंगे, उसके बेसिस पे 1 to 10 के अंदर आपको स्कोर दिया जाएगा। द कंप्लायंस रेटिंग में बी अपडेटेड एट पीरियडिकल इंटरवल। समझ लीजिए आपका रेटिंग अभी खराब है लेकिन फिर आपने अच्छे से रिटर्न्स वगैरह फाइल करना शुरू कर दिया तो आपका रेटिंग अपडेटेड हो जाएगा एंड इंटीमेट कर दिया जाएगा आपको। एंड ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द पब्लिक डोमेन, मतलब लोगों को
आपका रेटिंग पता चलता रहेगा। अगर आप गंदे रेटेड पर्सन हो तो आपसे लोग गुड्स खरीदना नहीं चाहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, हु आर द पर्सन लायबल टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होता है? मेरा इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट मेरा इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से ले रहा है, तो थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को देता है वो थ्रू इंफॉर्मेशन रिटर्न देता है। इंफॉर्मेशन रिटर्न कौन को देता है? टैक्सेबल पर्सन दे सकता है। देन सर लोकल अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग कंपनी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइसेंसी, रजिस्टर, सब रजिस्टर, आरओसी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जीएसटीएन, इनसे इंफॉर्मेशन रिटर्न गवर्नमेंट लगवा सकता है और एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 151 पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है सर? पहले जो ये सेक्शन था ये कुछ अलग था, अब इन्होंने क्या किया है, सेक्शन को सिंपल कर दिया है और इन्होंने बोला है कि सर पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, कौन कलेक्ट कर सकता है? पहले आपको यह ध्यान रखना है, हु कैन कलेक्ट, हु हैज द पावर, आपको ध्यान रखना है, हु हैज द पावर? द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन to furnish information related to any matter dealt with in connection with this act within such time, form and as may be specified। कमिश्नर के पावर को एक्सटेंड कर दिया गया है। कमिश्नर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है कि सर आपको ये इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, और अगर कमिश्नर ने इस व्यक्ति को डायरेक्ट किया है तो उसको सबमिट करना पड़ेगा इन सच मैनर एंड सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड। उसमें वो जो आपको ऑर्डर इश्यू करेगा उस ऑर्डर में लिख के बताएगा आपको। यही बोला गया है यहाँ पे कि सर कमिश्नर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर ऑर्डर इश्यू कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू फर्निश इंफॉर्मेशन। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, रिलेटेड टू एनी मैटर डेल्ट विद इन कनेक्शन विद द एक्ट विद such time, in such form, in such manner as may be specified therein। मतलब ऑर्डर में स्पेसिफाई करके आपको बोल देंगे कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही बोला गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन इश्यू कर सकता है ऑर्डर? कमिश्नर या एनी पर्सन ऑथराइज्ड। और किसको इश्यू कर सकता है? एनी पर्सन को किया जा सकता है ऑर्डर, और उससे जीएसटी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 152 जो था उसको भी अमेंड किया गया है। सर सेक्शन नंबर 152 में क्या हुआ है? ये सेक्शन नंबर 152 यूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखोगे तो मैंने इधर भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसमें अमेंडमेंट आया है इसलिए बोल देता हूं कि सर बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन है ना, आपका जो इंफॉर्मेशन आपने यहां जो सबमिट किया था 150, 151 में इंफॉर्मेशन रिटर्न के थ्रू या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर्स है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन फॉर द पर्पज ऑफ 150 और 151 में, सेक्शन नंबर 150 में वो इंफॉर्मेशन रिटर्न लेते हैं, सेक्शन नंबर 151 में स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द कंसर्न पर्सन। आपने अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो आपका प्रायर कंसेंट के बिना, विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। समझ लीजिए इंफॉर्मेशन मेरे रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, इंफॉर्मेशन मेरे रिलेटेड है तो मेरा इंफॉर्मेशन वो कहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द कंसर्न पर्सन और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person, and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this act। इतना बोला गया था पहले कि सर नो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, नो इंफॉर्मेशन, ये लाइन काट दिया गया ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न, ये बोल रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली बोल दिया, नो इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन for the purpose of section number 150 or 151 without the previous consent in writing of the concerned person। बाबा मेरा इंफॉर्मेशन है तो मेरे से
तो ये बोल रहे हैं बी पब्लिश्ड इन सच मैनर सो एज टू एनेबल सच पर्टिकुलर्स टू बी आइडेंटिफाइड एज रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, इसको and no such information shall be used for any proceedings under this act. उस इंफॉर्मेशन को कोई भी प्रोसीडिंग में यूज भी नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने क्या किया, पहले यूज नहीं किया जा सकता था, अब इन्होंने क्या किया, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंसर्न पर्सन। अगर इंफॉर्मेशन मेरे रिलेटेड है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। सर जो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया अंडर सेक्शन नंबर 150 एंड 151 उसको वो अब यूज कर सकते हैं, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। देखिए नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी, ये आप काट दीजिएगा, ये छोटा सा पॉइंट, नो इंफॉर्मेशन with respect to any matter given for the purpose of section number 150 or 151 shall without the previous consent in writing of the concerned person or his authorized person be published। लेकिन अब ये उसको प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हैं, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। क्या बोल रहे हैं, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब अब इनका स्कोप वाइडर कर दिया गया है ऑफिसर्स का, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑब्टेन किया है वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बस इतना ही सेक्शन नंबर 152 बोलता है, टोटल बकवास। आ जाइए सेक्शन नंबर 153 बोलता है टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट हु व्हेन एंड व्हाट स्टेज कैन टेक द असिस्टेंस। कौन एक्सपर्ट, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनका एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं क्या? देखिए एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ले सकता है हेल्प, किसका, एक्सपर्ट का हेल्प। सर when having regards to the nature and complexity of the case and interest of the revenue take the assistance of expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceeding। अगर असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि उसे एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपर्ट का हेल्प का जरूरत है तो उन्हें पावर दे दिया गया है कि वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ए पब्लिक सर्वेंट। देखिए बाबा जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है, जीएसटी का डिपार्टमेंट आपका जो रिटर्न वगैरह आप फर्निश करते हो, आपके रिटर्न में आपने 100 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, क्या वो कहीं भी जाके बता सकते हैं? What are the circumstances when information collected by the GST officer can be disclosed? Generally, the confidential information can be disclosed for certain specific purpose only। जो यहां पे specific purpose बोले गए हैं इसी के लिए, वो आपका जो आपने रिटर्न में बताया आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है वगैरह वगैरह वगैरह, आपका इंफॉर्मेशन कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पर्पसेस के लिए वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस गिवन बिलो। मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो जीएसटी ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकते हैं, कब? फॉर प्रोसिक्यूशन, आपको जब जेल भेजना हो, फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, अगर सीजीएसटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करने के लिए उन्हें कहीं डिस्क्लोजर करना पड़ रहा है आपका रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो कर सकते हैं। फॉर सर्विस ऑफ नोटिस और नोटिस ऑफ रिकवरी, ठीक है। फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू कोर्ट इन एन प्रोसीडिंग वेयर गवर्नमेंट इज ए पार्टी, ठीक है। फॉर ऑडिट ऑफ टैक्स रिसीट और रिफंड, फॉर इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ ए जीएसटी ऑफिसर, फॉर एनेबलिंग लेवी रियलाइजेशन ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी in lawful exercise of power and for inquiry into misconduct of any professional। अगर ये सब पर्पस है तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो जीएसटी का ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में आप रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन जो है वो जीएसटी ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकता है, ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को। उसके बाद सर पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन। समझ लीजिए एक व्यक्ति था, वो बोगस इनवॉइस इशू करता था या बोगस इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट पास ऑन करता था, उसको डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है, क्या उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिस्क्लोज कर सकता है? व्हेन शैल द पर्टिकुलर्स, मतलब उसका व्हेन शैल द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग्स, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग किया और पाया गया कि आप बोगस इनवॉइस इशू करते हो, when shall the proceedings or prosecution be published under the GST law? Discuss the relevant provision। सर
आपके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग हुआ है, प्रोसीडिंग का इंफॉर्मेशन जो है क्या वो बाहर लीक कर सकते हैं, यही बताया गया है। व्हेन द कमिश्नर और ऑथराइज्ड ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट it is necessary or expedient in public interest to publish the name of any person। अरे इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, ये बोगस इनवॉइस इशू करता था, ऐसा नाम अगर उन्हें पब्लिश करने की जरूरत पड़ रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, in public interest or any other particulars relating to proceedings or prosecution under the act in respect of such person, तो ये बोल रहा है इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर है तो वो जो भी प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था उसको पब्लिक कर सकते हैं। ये देखिए पब्लिकेशन मतलब पब्लिक करना, इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन। अगर एक बोगस इनवॉइस इशू करते हुए पर्सन पकड़ा गया था, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स किया गया था, क्या उस प्रोसीडिंग्स को पब्लिक में रिलीज कर सकते हैं? यस सर, रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। जिन जिन लोगों ने उससे बोगस इनवॉइस लिया था उनको अब मालूम चल जाएगा कि सर अल्ले हमने तो बोगस इनवॉइस लिया था, जो जो जीएसटी उस व्यक्ति को दिया था वो तो सर बोगस जीएसटी हो गया। अब जो जो जीएसटी क्रेडिट आपने लिया था वो सर गवर्नमेंट को रिटर्न कीजिए। When the commissioner or authorized officer is of the opinion that it is necessary or expedient in public interest to publish the name of any person कि ये चोर पकड़ा गया है and any other particulars relating to any proceedings or prosecution in respect of such person, तो सर कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज उन प्रोसीडिंग्स को पब्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू any penalty imposed under the act until the time for presenting an appeal with the appellate authority has expired without an appeal having been presented or the appeal if presented was disposed of। समझ लीजिए आपके अगेंस्ट एक पेनल्टी चार्ज किया गया है, आप चोर थे, मुजरिम थे, पकड़े गए, जब तक अपील का टाइम लिमिट खत्म नहीं हो जा सकता तब तक आप उस पब्लिकेशन को मतलब उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते। अपील का टाइम लिमिट या तो चला गया है या अपील डिपार्टमेंट के फेवर में अगर आ गई है तब आप पेनल्टी रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स था उसको पब्लिक कर सकते हो। यही बोला गया है, नो पब्लिकेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी इंपोज। पेनल्टी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आप पब्लिक तभी कर सकते हो जब पेनल्टी के अगेंस्ट अपील का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है या अपील डिस्पोज ऑफ हो चुका है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। समझ लीजिए एक ऑर्डर डिसीजन वगैरह इशू हुआ है और उस ऑर्डर डिसीजन में अगर कोई मिस्टेक आ गया है जो अपरेंट फ्रॉम द फेस है तो क्या सर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 161 पावर देता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। जो भी अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट या एनी अदर डॉक्यूमेंट, उसको रेक्टिफाई कर सकता है अगर कोई मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस है। फेस पे ही दिख रहा है कि सर गलती से कुछ गलती हो गई है, ऑन द फेस दिख रहा है कि कॉपी पेस्ट मिस्टेक वगैरह है, कॉपी पेस्ट मिस्टेक नहीं मतलब कोई भी गलती अगर फेस पे ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड दिख रहा है तो आइदर ऑन मोशन मतलब खुद ब खुद कर सकते हैं, और वेयर द एरर इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जीएसटी ऑफिसर और बाय द अफेक्टेड पर्सन। मैं जाके बताया सर देखिए क्या गलती किया आपने, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर डिपार्टमेंट आपको कोई भी ऑर्डर, नोटिस, डिसीजन वगैरह इशू करता है और उसमें कोई अपरेंट मिस्टेक है तो 3 महीना में वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है? हाउएवर नो रेक्टिफिकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 months होता है, लेकिन ये जो टाइम लिमिट ऑफ 6 months है ये भी एप्लीकेबल नहीं होता अगर क्लरिकल एरर है, अरिथमेटिकल एरर है। इन केस ऑफ क्लरिकल अरिथमेटिकल एरर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, क्लरिकल एरर वगैरह के लिए 6 महीने का टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है। क्लरिकल एरर्स तो जब दिखे तब रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। सर अगर समझ लीजिए अपरेंट मिस्टेक जो था उसको अगर समझ लीजिए अपरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई किया गया है तो उसके कारण मेरा लायबिलिटी बढ़ गया है या मेरा आईटीसी कम हो गया है तो हमेशा याद रखिएगा मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी दिया जाएगा। इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड। सीबीआईसी सर्कुलर्स वगैरह इशू करती है, किसने पावर दिया? सेक्शन नंबर 168 ने पावर दिया है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 168 पावर देता है कि सीबीआईसी सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशू करे। हमेशा याद रखिएगा सीबीआईसी जब सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशू करती है वो हमेशा बाइंडिंग ऑन द जीएसटी ऑफिसर्स होता है, इट इज नेवर बाइंडिंग ऑन अस।
जीएसटी ऑफिसर जो है उनको हमेशा सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं। ए सर्कुलर इज ओनली बाइंडिंग, देखिए यहां लिखा होगा सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर बट नॉट ऑन द एससी और द टैक्स पेयर। जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट को सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने इंपॉर्टेंट होते हैं, असेसिस को इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन सर हम भी फॉलो कर लेते हैं क्योंकि सीबीआईसी ने जब एक सर्कुलर दिया है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हमने कुछ अगर उल्टा किया तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस देंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सर्कुलर को फॉलो करते हैं, लेकिन हम पे सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर्स आर ओनली बाइंडिंग ऑन द जीएसटी ऑफिसर्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 168 गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हो जाता है तो जो टाइम लिमिट एक्ट में बोला हुआ है उसके बियॉन्ड भी गवर्नमेंट टाइम लिमिट्स एक्सटेंड कर सकता है। द टाइम लिमिट्स प्रोवाइडेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? नो सर। सेक्शन नंबर 168 बेसिकली क्या हुआ था, जब ये कोविड आया था, कोविड के टाइम पे एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कि सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो टाइम लिमिट एक्ट में बोला गया है एक्सटेंशन के लिए, उसके बियॉन्ड भी एक्सटेंशन दे सकता है अगर फोर्स मजेरे का केस है। फोर्स मजेरे मतलब फ्लड आ गया, पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, गवर्नमेंट बोल रहा है हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस केस में टाइम लिमिट फॉर वेरियस रिटर्न्स वगैरह एक्सटेंड किया जा सकता है, विच इज बियॉन्ड जो एक्ट में बोला हुआ है उसके भी। The government has the power to extend the time limit provided under the CGST Act. However, such powers are unbridled power. Section number 168 empowers the government to extend the time limit only when the action cannot be completed or complied with due to force majeure. Here, force majeure means war हो गया, epidemic, flood, drought, fire, cyclone or any other calamity caused by nature affecting the implementation of the GST Act. This power can be एक्सरसाइज रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो। गवर्नमेंट जो सारा टाइम लिमिट सीजीएसटी एक्ट में बोला हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह एक्सटेंड कर सकता है अगर फोर्स मजेरे है, मतलब फ्लड, ड्रॉट वगैरह हो गया, एक्सेप्शनल सिनारियो है, तो गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 168 ए का पावर यूज करके टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकती है बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 169 क्या बोलता है, अगर आपको एक नोटिस सर्व करना है तो वो कैसे सर्व करेंगे। सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, आपको डिमांड ऑर्डर आता है, नोटिस आता है, वो कैसे सर्व किया जाएगा, ये बोल रहा है स्टेट द वेरियस मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, डिसीजन, ऑर्डर, समन और एनी अदर कम्युनिकेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। कैसे कैसे सर्व किया जा सकता है। गिविंग और टेंडरिंग डायरेक्टली इंक्लूडिंग कोरियर टू द एड्रेसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। समझ लीजिए आपको एक डिमांड ऑर्डर भेजना है, कैसे भेजेंगे, गिविंग और डायरेक्टली, टेंडरिंग डायरेक्टली, आप गए थे डिपार्टमेंट, आपको डायरेक्टली थमा दिया, या फिर इंक्लूडिंग कोरियर कर दिया जाएगा आपको टू एन एडल्ट मेंबर, एड्रेस किया जाएगा ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद द टैक्सेबल पर्सन। ठीक है सर, एडल्ट मेंबर को एडल्ट मेंबर का नाम डाल के भेज दिया जाएगा कोरियर। ये बोल रहे हैं गिविंग और टेंडरिंग डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, इंक्लूडिंग बाय ए कोरियर टू द एड्रेसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया जाएगा, या टू एन एडल्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली रिसाइडिंग विद द टैक्सेबल पर्सन, आपके साथ जो एडल्ट मेंबर है उसको दे दिया जाएगा, उसको एड्रेस करके कोरियर कर दिया जाएगा, या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया जाएगा, या आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, या तो आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, या फिर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कोरियर विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस भेज दिया जाएगा, और ईमेल कर दिया जाएगा, ईमेल टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड। ठीक है, या तो डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा, आके आपको दे देंगे, या कोरियर भेज देंगे, या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, कोरियर कर देंगे विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, या फिर रेसिडेंस पे, या फिर ईमेल कर दिया जाएगा, या फिर मेकिंग द सेम अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सर अगर ये सब मोड पॉसिबल नहीं है तो ये बोल रहे हैं पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द लोकेलिटी इन विच द एड्रेस इज लास्ट नोन टू रिसाइड, आप जहां लास्ट नोन थे कि आप वहां रहते थे या आप वहां बिजनेस कैरी आउट करते थे, उस एरिया में जो न्यूज़पेपर चलता है उस न्यूज़पेपर में उस ऑर्डर को इशू कर दिया जाएगा, बेसिकली पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, और इफ सर ये क्या बोल रहा है, कैरीड ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, मतलब जहां आप काम करते थे या आप जहां बिजनेस कैरी आउट करते थे उस एरिया में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उसमें उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। बेसिकली जो ऑर्डर आपको नोटिस या ऑर्डर वो देना चाहते हैं
उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है, वो भी एक मोड होता है ऑफ सर्विस। इफ नन ऑफ द अबव मोड इज प्रैक्टिकल, तब क्या करेगा, बोल रहा है सर उसको डायरेक्टली भी नहीं दे सकते, सर उसको पोस्ट भी नहीं भेजा जा पा रहा है, उसको ईमेल भी नहीं भेजा जा रहा है, सर उसको ईमेल भी नहीं भेज सकते हैं, ईमेल आईडी भी बाउंस बैक हो रहा है सर, या फिर सर कॉमन पोर्टल पे भी नहीं दिया जा सक रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है सर, समझ लीजिए पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द एरिया, सर पता ही नहीं है लास्ट वो कहां पे था, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ये बोल रहे हैं इफ नन ऑफ द अबव मोड्स इज प्रैक्टिकल देन अफिक्सिंग एट द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस एज एंड इफ सच मोड इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एनी रीजन, ये क्या बोल रहे हैं, लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस में जाके वो चिपका देंगे उस ऑर्डर को। सर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है देन बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयरऑफ ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अपना ही जो नोटिस बोर्ड में है वहां चिपका देगा एंड इट विल बी डीम्ड कि आपको नोटिस, डिसीजन, ऑर्डर या समन सर्व कर दिया गया है। What are the various modes of service? Number one, giving और tendering it directly, आपको थमा दिया directly, including courier to the addressee, या फिर आपको courier कर दिया गया, या फिर registered post, speed post या courier with acknowledgement due के थ्रू आपके बिजनेस प्लेस पे या प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस पे भेज दिया गया, या ईमेल कर दिया गया, या सर आपको कॉमन पोर्टल पे वो नोटिस अगर दे दिया गया तो भी इट इज ऑल्सो डीम्ड एज द सर्विस ऑफ नोटिस, या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिक कर दिया गया जहां पे आप रहते थे या जहां बिजनेस कैरी आउट करते थे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप जहां पे बिजनेस कैरी आउट करते थे वहां आके चिपका दिया जाएगा, या फिर आप जहां रहते थे वहां नोटिस को आके अफिक्स कर दिया जाएगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो सर जो ऑफिसर आपको नोटिस इश्यू कर रहा है वो अपने नोटिस बोर्ड में चिपका देगा by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the concerned officer or authority. Done sir, point clear है बाबा। यहां मेरा छोटा सा चार्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिसलेनियस प्रोविजन क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी सारे यही कवर कर दिए हैं, राइट सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम के लिए सी ग्रेडेड है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू मिसलेनियस प्रोविजन के छोटे मोटे पॉइंट्स क्लोज करता हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटी प्रॉफिटरिंग एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। डन सर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलिए, मिसलेनियस प्रोविजंस में ही एक छोटा सा चार्ट है एंटी प्रॉफिटरिंग एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। मिसलेनियस प्रोविजन यू तो सी ग्रेडेड है, सी ग्रेडेड टॉपिक का ए ग्रेडेड क्वेश्चन आ सकता है एंटी प्रॉफिटरिंग एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी से। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर ये प्रॉफिटरिंग होता क्या है, पहले आपको प्रॉफिटरिंग समझना पड़ेगा। समझ लीजिए जीएसटी का रेट था 18%, तब एक दुकानदार क्या करता था, एक मसाला डोसा बेचता था। समझ लीजिए आप मसाला डोसे का एग्जांपल ले लीजिए, मसाला डोसा बेचता था, समझ लीजिए 25 रुपए में मसाला डोसा बेचता था, ठीक है सर। डोसा 25 रुपए में बेचता था, 20 रुपए उसकी कॉस्टिंग थी, जीएसटी 18% लगता था, प्रॉफिट कमा लेता था 1 रुपए 40 पैसे। मुझे एक बात बताइए, अगर जीएसटी 28% हो गया, इसका 20 रुपए का कॉस्ट है, ये 28 रुपए पे क्या करेगा, हाथों हाथ जीएसटी लगाएगा। सर 20 रुपए पे 28% जीएसटी हो गया है, तो ये हाथों हाथ जीएसटी 5.6 करते हुए 1.4 प्रॉफिट कमाते हुए प्लस 1.4 प्रॉफिट कमाते हुए मसाला डोसे का रेट बढ़ा देगा। सर जैसे ही जीएसटी का रेट बढ़ा, कंज्यूमर से एक्स्ट्रा जीएसटी ले लिया। यस एवरीवन, यस सर। लेकिन सर अगर जीएसटी का रेट कम कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड आइटम पे जीएसटी रेट कम कर दिया है, सर फिर भी तो ये दुकानदार 25 रुपए में बेच रहा। अरे जीएसटी रेट बढ़ता है तो डोसे का प्राइस बढ़ा देता है, अगर जीएसटी रेट कम हुआ है तो बेनिफिट भी तो आपको देना चाहिए। देखिए अगर जीएसटी का रेट बढ़ता है तो आपके पॉकेट से लेता है, अगर जीएसटी का रेट घटता है तो भी तो बेनिफिट आपको देना चाहिए। बेनिफिट आपको नहीं देके अपने पॉकेट में डाल दिया, उसको बोलते हैं प्रॉफिटरिंग। देखिए 20 रुपए का डोसा कॉस्ट, सर जीएसटी रेट जब 5% हो गया तो 1 रुपए जीएसटी हुआ, तो सर फिर भी 25 में बेच रहा है, नालायक। सर 1.5 रुपए के प्रॉफिट को 1 रुपए 40 रुपए के प्रॉफिट को सर 4 रुपया का प्रॉफिट बना लिया, 2 रुपए 60 पैसे अपने पॉकेट में डाल दिया सर उस बंदे ने। ये 2 रुपए 60 पैसे तो कस्टमर को बेनिफिट देना चाहिए था, आपको 2 रुपए 60 पैसे अपने सेलिंग प्राइस से कम करने चाहिए थे, आपने कम नहीं किए।
आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, जीएसटी रेट बढ़ता है तो कस्टमर बकरा बनता है, जीएसटी रेट घटता है तो बेनिफिट भी कस्टमर को होना चाहिए। अगर आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, 2 रुपए 60 पैसे का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया बाय रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस, एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी आपको पकड़ेगी और क्योंकि आपने प्रॉफिटरिंग किया है आप पे ऑर्डर पास किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को प्रॉफिटरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। जीएसटी रेट बढ़ता है तो कस्टमर पे बर्डन आता है, जीएसटी रेट घटता है तो बेनिफिट भी कस्टमर को होना चाहिए। अगर आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, आप कर रहे हो प्रॉफिटरिंग। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर और एक चीज आपको बताता हूं, जीएसटी आने से पहले क्या हो रहा था, प्री जीएसटी क्या हो रहा था सर, कॉस्ट था 20 रुपए का, क्रेडिट था 2 रुपए का, तो सर सेलिंग प्राइस 25 रुपया। सर क्रेडिट कम मिलता था इसलिए कॉस्ट ज्यादा था, अब क्रेडिट ज्यादा मिलने लगा क्योंकि जीएसटी आ गया है, क्रेडिट फ्री फ्लो हो रहा है तो आपका प्राइस तो कम होना चाहिए, लेकिन सर कॉस्ट कम हुआ, क्रेडिट भी आपको ज्यादा मिल रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस आपने कम नहीं किया। अरे देखिए, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कम मिलता है तो आपका कॉस्टिंग में वो जो क्रेडिट नहीं मिला है वो आपके कॉस्ट में आ जाता है। सर जब क्रेडिट मिल रहा है तो आप कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट अगर कम हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम कीजिए ना, आपने सेलिंग प्राइस सेम रख दिया तो मतलब आप कर रहे हो प्रॉफिटरिंग। अगर आप प्रॉफिटरिंग कर रहे हो तो एक्सेस प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स, सर टैक्स रेट रिड्यूस हुआ, सेलिंग प्राइस कम कीजिए, आईटीसी बढ़ गया, क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम हुआ, सेलिंग प्राइस कम कीजिए। अगर आपने सच जो कॉमेंसरेट बेनिफिट मतलब इक्वल बेनिफिट अगर पास ऑन नहीं किया है कंज्यूमर को, इफ नॉट पास्ड ऑन, आप कर रहे हो प्रॉफिटरिंग और अब आप गिल्टी हो गए हो एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी आपसे डील करेगी। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के बारे में अब पढ़ेंगे। प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या होता है, इट मींस अनफेयर प्रॉफिट, इलीगल प्रॉफिट, और एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर जीएसटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, ताकि लोग ये जो प्रॉफिटरिंग है, ये जो एक्स्ट्रा मुनाफा अपने पॉकेट में रख रहे हैं जिसका बेनिफिट उनको कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहिए था, वो मुनाफा अपने पॉकेट में रख रहे हैं, सर एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी देख लेगी आपको। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटरिंग एंड passing of order by the National Anti-Profiteering Authority, section number 171 read with section number 127 to 137। समझ लीजिए, ये है यस नालायक। यस नालायक बोला सर देखिए जब 18% जीएसटी था तब भी ये मसाला डोसा पे 25 रुपए ले रहा था, आज ये व्यक्ति जीएसटी रेट 5% हो गया तो भी मसाला डोसा पे 25 रुपए ले रहा है। रोने लगा यस, यस रोने लगा। यस क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा अलोंग विथ एविडेंस। सर किसको देगा एप्लीकेशन, चलिए समझते हैं। सुनिए, पहला बात तो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई सप्लायर भी हो सकता है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, कोई रिटेलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको लगता है कि प्रॉफिटरिंग हो रहा है, प्रॉफिटरिंग हो रहा है, कंज्यूमर को जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जा रहा, जीएसटी का रेट कम हुआ, सेलिंग प्राइस कम करो और कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन करो। सर आईटीसी का फ्लो बढ़ा, कॉस्ट कम हुआ, सेलिंग प्राइस घटाओ, अगर नहीं घटाए तो सर एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को कंप्लेन किया जा सकता है बाय दिस पीपल। ठीक है, समझ लीजिए आप गए अपना कंप्लेन लेके। हमेशा याद रखिएगा, आप जब कंप्लेन लेके जाओगे या तो आप स्टैंडिंग कमेटी के पास जाओगे या आप कंप्लेन लेके जाओगे स्टेट लेवल स्टैंडिंग स्क्रीनिंग कमेटी के पास। सर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, सुनिए। अगर आपका कंप्लेन ऐसा है जो ऑल इंडिया इंपैक्ट लाएगा, आपका ऐसा कंप्लेन है, समझ लीजिए एक सप्लायर है जो ऑल इंडिया प्रेजेंट है और आपका जो कंप्लेन है दैट इज ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस, मतलब कंप्लेन इन्वॉल्विंग एन इश्यू विच इज ए नेशनल नेचर, ऑल इंडिया इंपैक्ट का इश्यू है सर, कंप्लेन इन्वॉल्विंग एन इश्यू ऑफ नेशनल इंपैक्ट। सर मेरा जो ये इश्यू है ना इसके कारण पूरे नेशन को इंपैक्ट होने वाला है, तो आप डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी के पास चले जाइए। समझ लीजिए आपका जो कंप्लेन है वो लोकल नेचर का है, खाली आपके स्टेट खाली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही है, तो सर ये आपके स्टेट लेवल का है, कंप्लेन ऑफ लोकल नेचर, आपको स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो सर अगर समझ लीजिए मेरा कंप्लेंट स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास गया तो स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगा, सप्लायर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, दे हैव टू एंश्योर, मतलब स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन देखेगा,
एविडेंसेस देखेगा, हाँ सर एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगा, हाँ सर प्रॉफिटरिंग हुआ है, ऐसा ये एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हुए स्क्रीन करके फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन किसको, स्टैंडिंग कमिटी को। सर स्टैंडिंग कमिटी के पास एप्लीकेशन जाने से पहले, क्योंकि ये लोकल नेचर का कंप्लेंट था, पहले स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमिटी ने एक बार चेक कर लिया कि हाँ प्रॉफिटरिंग हुआ है, ठीक है, और इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को विद द रिकमेंडेशन फॉर फर्दर एक्शन। कितने दिनों में, विद इन 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी इनको दे सकता है। अगर इन्होंने 2 मंथ में बेसिक स्क्रीनिंग नहीं किया तो 1 मंथ का इन्हें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट दिया जा सकता है। डन सर। समझ लीजिए आपने लोकल नेचर का कंप्लेन स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया क्योंकि आपको लग रहा था वो नेशनल लेवल का कंप्लेन है, तो सर स्टैंडिंग कमेटी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगी, आपकी एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास। वो एक स्क्रीनिंग करने के बाद फॉरवर्ड कर देंगे इनको, सर वो एक लेवल का स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भेज देंगे। तो सर आपका लोकल नेचर का कंप्लेंट डायरेक्टली इनके पास जाना चाहिए, ऑल इंडिया इंपैक्ट का कंप्लेंट डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। अगर समझ लीजिए लोकल नेचर का कंप्लेंट स्टैंडिंग कमेटी को चल गया तो स्टैंडिंग कमेटी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी को भेज के एक सर बेसिक स्क्रीनिंग करवा लेगी, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी के पास जब एक बार एविडेंसेस आ गए हैं, वो एग्जामिन करेंगे एक्यूरेसी एंड एविडेंस। देखिए बाबा ये तो बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी क्या करता है, एग्जामिन करता है एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी ऑफ द एविडेंस, कि सर एविडेंस एक्यूरेट है या नहीं है, सर एविडेंस जो है वो काफी है या नहीं है, जो एप्लीकेशन के साथ इस एप्लीकेंट ने प्रोवाइड किए हैं उनका एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी चेक किया जाता है कि एक्यूरेट है या नहीं है और काफी है या नहीं है। और टू डिटरमाइन इफ देयर इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस टू सपोर्ट क्लेम ऑफ प्रॉफिटरिंग, क्या ये एज ए प्राइमा फेसी एविडेंस काम करेंगे नहीं करेंगे। सर ये जो व्यक्ति ने दूसरे पे लालचन लगाया है कि नालायक ने एंटी प्रॉफिटरिंग किया है, सर उसके लिए क्या ये एविडेंस काफी है या नहीं है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी, एविडेंस को विद द एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी। विद इन 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ का इनको भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है बाय नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, और ये रेफर कर देंगे मैटर को DGAP को, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। DGAP के पास मैटर आ गया तो सर बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग वो इश्यू कर देंगे नोटिस टू द इंटरेस्टेड पार्टी। ए नालायक, दो से बेचने वाला नालायक, इधर आ, तूने गलती किया ना, तू इधर आ, तूने बोला कि इसने प्रॉफिटरिंग किया, तू भी इधर आ। दोनों को एक नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा, बस एक नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा कि सर DGAP के पास केस आ गया है, बुलाएगा नहीं, एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा। बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इशू नोटिस टू द इंटरेस्टेड पार्टी, इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट एविडेंस ऑफ प्रॉफिटरिंग। वो और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग, वो और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेंगे, और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ्स। अगर इनसे 6 महीने में नहीं हो पाया, 3 महीने का टाइम लिमिट एक्सटेंशन दिया जा सकता है बाय नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। एक बार इन्होंने अपना प्रोसीडिंग्स वगैरह कंप्लीट कर लिया तो ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट दे देंगे टू द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ऑफ इट्स फाइंडिंग अलोंग विद रिकॉर्ड। ये अब रिकॉर्ड्स को भेज देंगे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पास। सर क्या हुआ, एक आदमी को कंप्लेन करना था, लोकल नेचर का कंप्लेन यहां गया, यहां से आ गया स्टैंडिंग कमेटी, या सर नेशनल इंपैक्ट का लेवल का कंप्लेन डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी ने बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद क्या किया, DGAP के पास मैटर को रेफर कर दिया। DGAP क्या करेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद अपना रिपोर्ट नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को देगा। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में मेंबर्स होते हैं एंड मिनिमम नंबर ऑफ 3 मेंबर्स चाहिए फॉर ए कोरम, फॉर ए मीटिंग टू बी हेल्ड मिनिमम नंबर ऑफ 3 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है सर। अब नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी क्या करेगी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी आपको भी बुलाएगी, दो से वाला नालायक तू इधर आ, तूने कंप्लेन किया तू भी इधर आ, दोनों पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, ग्रांट अपॉर्चुनिटी टू द इंटरेस्टेड पार्टी एंड इट मे आल्सो सीक क्लैरिफिकेशन फॉर DGAP फ्रॉम DGAP ऑन रिपोर्ट सबमिटेड। DGAP से क्लैरिफिकेशन भी ले सकती है, ठीक है सर। इफ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज डन प्रॉफिटरिंग इट मे पास ऑर्डर विद इन 6 मंथ्स। अगर नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को लगा कि एक व्यक्ति ने प्रॉफिटरिंग किया है तो वो 6 महीने में ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है सर। ऑर्डर क्या पास करेगी, वो ऑर्डर जब पास करेगी या तो वो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बोलेगी ए नालायक अपने डोसे का प्राइस कम कर। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जब ऑर्डर पास करेगी तो उसमें
रिडक्शन इन प्राइस के लिए बोलेगी, सप्लायर को बोलेगी नालायक तू अपने प्राइस रिड्यूस कर, या रिटर्न टू द रिसिपिएंट, ए तूने इससे एक्स्ट्रा जो पैसे कमाए सारे रिसिपिएंट्स को रिटर्न कर। सर डोसा तो मैंने लाखों लोगों को बेच दिया, कैसे ढूंढूं किसको बेचा था? कोई बात नहीं, तू एक काम कर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है ना, सेंट्रल लेवल कंज्यूमर वेलफेयर फंड और स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 50-50% डाल दे। सर या तो आप रिटर्न टू रिसिपिएंट विद इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू बेनिफिट नॉट पास्ड ऑन, जो आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया था वो बेनिफिट, जो बेनिफिट आपने पास ऑन नहीं किया था, रिटर्न टू द रिसिपिएंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% आप रिटर्न कीजिए। जिस दिन आपने कलेक्ट किया था और जिस दिन आप रिटर्न कर रहे हो, कलेक्शन से लेके जिस दिन तक रिटर्न कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। सर अगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा कि किसको मुझे रिटर्न करना है, इफ एलिजिबल पर्सन जिसको मुझे रिटर्न करना है वो क्लेम नहीं कर रहा है या मैं ढूंढ नहीं पा रहा, तो सर 50% आप सेंट्रल कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दीजिए, 50% स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दीजिए। फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टिल द डेट ऑफ पुटिंग इट इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% देना पड़ेगा। पहला बात आपको प्राइस रिडक्शन के लिए बोल सकते हैं। सेकेंडली आपको बोलेंगे जो आपने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया वो बेनिफिट पास ऑन कीजिए। थर्डली आप पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिटेड, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, मतलब 30 दिनों में अगर रिटर्न कर दिया या 30 दिनों में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया तो पेनल्टी आप पे नहीं लगाया जाएगा सर, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। रूल नंबर 135 बोलता है नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर इमीडिएटली टू अट्रैक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग। एक बार ऑर्डर इशू किया और आपने समझ लीजिए वो पैसा फिर भी रिटर्न नहीं किया कंज्यूमर को या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डाला, तो बेटा उल्टा लटका के रिकवरी कर लेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इधर कुछ और पॉइंट बोले हुए हैं कि सर क्या नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी केस को वापिस भेज सकती है डीजीएपी के पास कि अच्छे से कर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इन द इन्वेस्टिगेशन existing investigation if on receipt of report of the DGAP National Anti-Profiting Authority is of the opinion that further inquiry or investigation is required। इनको लगा कि जैसे ही रिपोर्ट आया कि सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ए डीजीएपी फिर से इन्वेस्टिगेशन कर, सही से इन्वेस्टिगेशन कर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर, it may record the reason and refer matter back to DGAP for further inquiry or investigation। सर क्या नया इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है? सर नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग को लगा कि ये जो व्यक्ति जो डोसा बेच रहा था, डोसे में तो उसने प्रॉफिटिंग किया, हो सकता है ना ये व्यक्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जो आइटम बेचता है उस पर भी हो सकता है कि ये प्रॉफिटिंग कर रहा हो। तो सर अगर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी चाहे, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी चाहे तो न्यू इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड if on receipt of report of the DGAP National Anti-Profiting Authority has reason to believe that there has been contravention of provision of section number 171 with respect to other goods, services or both, also it may direct National Anti-Profiting Authority इसको डायरेक्ट करेगी, ए डोसे के लिए तो तूने इन्वेस्टिगेशन किया है, एक काम कर, मुझे लगता है इडली पे भी उसने प्रॉफिटिंग किया है, चल इडली का भी इन्वेस्टिगेशन कर दे। It may direct DGAP to investigate or inquire with respect to such other goods, services or both also। यहां अमेंडमेंट क्या आया है? गवर्नमेंट ने सोचा था एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 साल बाद नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि लोग तो प्रॉफिटिंग किए जा रहे हैं, इसलिए उनका 4 साल का टर्म था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। Tenure of the anti-profiting authority shall be 5 years। Earlier, if I am not wrong, ये 4 years हुआ करता था। Just a second, confirm भी कर देता हूं। हाँ सर, आप बता दीजिए। ये रहा। Earlier ये 4 years हुआ करता था, अब इसको 5 साल कर दिया है। From the date the chairman enters his office, मतलब एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का जो ऑफिस है उसमें जिस दिन चेयरमैन ने अपनी चेयर संभाली, कुर्सी संभाली, Sir, National Anti-Profiting Authority came into force on 30th November when the chairman assumed the office। Sir, 30th November 2017 से 4 years का टर्म था, अब 5 years का टर्म कर दिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा छोटा सा चैप्टर विथ रेस्पेक्ट टू मिसलेनियस प्रोविजन का डिस्कशन क्लोज होता है। अगर आपको एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के बारे में और पढ़ना है तो चाहिए www.naa.gov.in और पढ़ सकते हो। मेरे को लगता है मिसलेनियस प्रोविजन एग्जाम के लिए सी ग्रेडेड है,
हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू मिसलेनियस प्रोविजन क्लोज होता है। कांग्रेचुलेशंस पीपल, डन बाबा डन।